तो सबसे पहले तो ये बताओ कि देश मतलब पैसा कमाता कैसे है? ये कहते हैं जब जीएसटी आया था तो उसको हम ऐसे बोलते थे कि एक ऐसी दुल्हन है किसका घूंघट उठाने का दिल बहुत करता है। तो आप मतलब गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को इस बार कैसे देखा है? जैसे भी बजट आता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग में स्ट्रक करती है, क्या टैक्स स्लैब बढ़ेंगी? मैम जो अब ये टैक्सेशन पास हुआ है, जो भी ये टैक्स स्लैब्स आई हैं, अब ये फाइनल है? मतलब टिल डेट दीज ऑल आर प्रपोज्ड। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स में थोड़ी सी मतलब रिलीफ दे दी। अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल बताऊँ तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि 1 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। बजट 2025। हमने यहाँ पर एक एक्सपर्ट को बुलाया है, पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे बजट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा मैम, जिनका नाम है आरती शर्मा, जिनको पिछले 15 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू पुलकित जी। मैम सबसे पहले बजट होता क्या है? देखो, अगर हम एक बात करें, बजट एक एस्टिमेशन है हमारे इनकम का और एक्सपेंडिचर का। और अगर हम बजट यहाँ पे जिस बजट की हम बात कर रहे हैं तो ये देश का बजट है। तो इसका मतलब जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमें ये बता रही हैं कि पूरे साल में वो देश के ऊपर कितना खर्च करेंगी और वहाँ से हमें रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक एस्टिमेशन है पूरे देश के रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो जैसे अभी टीवी में दिखा रहे हैं कि बजट के अंदर ऐसे ऐसे हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखें, ये बजट जो है वो एक एडवांस हम कह सकते हैं। अभी जो हम इनकम 1/4/2025 से अर्न करेंगे टिल 31 मार्च 2026, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एक फाइनेंशियल ईयर चलता है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग विद 31 मार्च। तो ये जो बजट है ये 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक जो भी इनकम हम अर्न करेंगे उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगेगा, उसकी क्या टैक्स प्लानिंग बीइंग अ टैक्स पेयर हम कर सकते हैं, उसकी जानकारी इसमें बताई गई है। बट दिस इज ऑल अबाउट प्रपोज्ड। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी सिर्फ प्रपोज किया है, लेटर ऑन ये डिफरेंट सेशंस पे जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट आएगी, आफ्टर दैट इट बिकम्स अ एक्चुअल बजट, तब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैम जैसे बजट 1 तारीख को इंट्रोड्यूस होता है, 1 फेब को इंट्रोड्यूस होता है, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तो बजट की प्लानिंग तो बहुत पहले से चलती है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, डेफिनेटली जो बजट की प्लानिंग है वो हम ये कह सकते हैं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो पहले जैसे बेसिकली हम इसको प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के तरीके में हमारे पास जैसे आज हम देख रहे हैं कि ये एक मिडिल क्लास का बजट है, उस पर ज़्यादा लोगों को ध्यान दिया गया है। तो ये हमने 6-8 महीने पहले ही सोच लिया था कि हम इस तरीके से इस बजट में क्या क्या चीज़ें लेके आने वाले हैं। तभी भी देखो कई बार सर्वे रहता है डिफरेंट चैनल्स पे कि इस बजट से 6 महीने 4 महीने पहले ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि इस बजट में क्या आप चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं, तो सब लोग सरकार से क्या चाहते हैं। तो इस बार जैसे सभी लोग कह रहे थे कि जो 8-10 लाख रुपए सैलरी वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, हम बाकी सब काम अगर करेंगे तो हमारे हाथ में कोई पैसा ही नहीं बचता। तो इसीलिए आप ये समझें कि ये एक पहले एक प्लानिंग सेशन रहता है, फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें रिव्यू होती हैं, उसको पढ़ा जाता है कि हमने पहले क्या किया, आज क्या किया, उससे क्या बेनिफिट क्या नुकसान हुए। तो फिर एक जो लोगों को एक इंटरेस्टिंग लगता है हलवा सेरेमनी बाय हम फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो एक बड़ा फेमस उस तरीके से माना जाता है। फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक सर्वे आता है और फाइनली जो एक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके बाद बजट आता है। और सबसे पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो सब एक बैक एंड पे सारे ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो बैक एंड पे रहते हैं और उनको बड़ी सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारी ये सब चीज़ें पहले से सामने मत आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ये चीज़ पता है तो शायद मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगी, तो उसको जस्ट एक बड़ी पहले एक बात की जाती है। कहते हैं जब जीएसटी आया था तो उसको हम ऐसे बोलते थे कि एक ऐसी दुल्हन है किसका घूंघट उठाने का दिल बहुत करता है। तो काइंड ऑफ ये बजट हर साल एक ऐसी नई दुल्हन होती है जिसके अंदर क्या है
ये क्यूरियोसिटी सब किसी को रहती है। तो अगर हम ये पहले ही बता देंगे तो क्यूरियोसिटी तो खत्म हो जाएगी, नई दुल्हन सभी ने देख ली। तो इन सब चीजों को के साथ साथ थोड़ी सेफ्टी भी रहती है ना, या बिल्कुल कि जो बंदे बजट बना रहे हैं उनको पता है कि इस बार डिफेंस में ज्यादा पैसा डालना है। बिल्कुल, अगर ये चीज रिवील होगी तो डिफेंस के स्टॉक तो लोग पहले ही खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सभी लोग यही इसी चीज पे थे कि आज स्टॉक मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो तब होगा आफ्टर पोस्ट अनाउंसमेंट्स या जो भी चीज़ें रहती हैं उसके बाद लोगों का रिएक्शन आता है। अगर ऑलरेडी पता होगी तो रिएक्शंस ऑलरेडी आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा गलत। तो इस फील्ड के थोड़े एक्सपर्ट हो, पिछले 15 साल से एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने पहले से कुछ स्टॉक्स तो लिए होंगे अपने रिकमेंडेशन से। नहीं, वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा ही रहता है कि हम इस टाइम तो वैसे भी मार्केट काफ़ी लो पे थी, तो जो भी एक म्यूचुअल फंड में भी एक बड़ी अच्छी चीज़ कही जाती है कि आप ज़्यादा ये मत देखें, अमाउंट नहीं देखें, यू गो फॉर यूनिट्स। तो इफ़ यू हैव मोर यूनिट्स, तो मैं पर्सनली कहूँ तो मैं हमेशा छोटे स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा जाती हूँ जिसके अंदर मैं वॉल्यूम ज़्यादा खरीद पाऊँ, यूनिट्स ज़्यादा खरीद पाऊँ, क्योंकि इफ़ यू हैव मोर यूनिट्स तो यू कैन ग्रो मोर, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो मैम बजट पर एक बार वापस आते हैं। जैसे हर घर का बजट होता है जी, वैसे ही देश का बजट है। बिल्कुल। जैसे हम घर पे बजट बनाते हैं तो हमारी इनकम होती है, एक्सपेंसेस होती है। जी, जी। ऐसे ही हम देश की बात करें तो देश की कुछ इनकम होगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि देश मतलब पैसा कमाता कैसे है? देखो, हमारे पास बहुत सारा एक्चुअली तो अगर हम देखा जाए तो एक सिंपल से टर्म्स में या आजकल लोगों को काफ़ी ये चीज़ समझ आती है। लोग बोलते हैं जीएसटी आ गया, जीएसटी हमारे से ले लिया, इनकम टैक्स भी हमारे से ले लिया, सब क्योंकि हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। ये तो एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल अगर हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पैसा और भी काफ़ी चीज़ों से है। मेनली तो टैक्सेस है। देखो, मेजर पार्ट इज़ टैक्सेस, सेकेंड मेजर इज़ इंटरेस्ट जो कि गवर्नमेंट हमारे से चार्ज करती है ऑन बोरोइंग्स। जो लोग चाहे मैंने घर पे लोन ले लिया या फिर अगर किसी ने अपने बिजनेस पे लोन ले लिया या किसी भी तरह से जो लोन ले लिया, जो बोरोइंग्स है जो कि हम बैंक से और गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को इन्हीं सब चीज़ों से पैसा मिलता है। तो जो मेरा बोरोइंग्स हैं जिससे गवर्नमेंट को मेजर पैसा इंटरेस्ट के रूप में आता है वो भी आता है, प्लस इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गया, और कुछ ऐसे इस तरीके से भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कस्टम से भी आ जाता है। तो मेनली जो पार्ट है वो तो टैक्सेस ही है, बट सेकंड मेजर पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो कि गवर्नमेंट ने जो एक सेक्टर्स में, चाहे वो बिजनेस है चाहे अदरवाइज है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, वहाँ से आता है। ठीक है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ पीछे ग्राफ भी शेयर कर दूंगा, देख सकते हैं पीछे के पीछे कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है। तो मैम ये तो होगी कि इनकम की बात। जी बिल्कुल। अब बजट के अंदर होता है ना कि एक्सपेंड भी करना है। हाँ, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। एक्सपेंड के बारे में बताओ कि गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड करती है? देखिए, इसके अंदर सबसे अगर मैं देखी जाऊँ ना, मोस्टली ऑलमोस्ट थोड़ा सा फिगर्स पे जाऊंगी, 42% जो शेयर है वो मोस्टली हम दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा कर देते हैं। नंबर 1 तो हमारा जीएसटी है जो कि स्टेट जीएसटी जाता है। देखो, हमें नॉर्मली पता है, पहले अगर जो लोग हमारी ऑडियो को या जो लोग इसमें नए जुड़े हैं या जिनको टैक्सेशन के बारे में, या मेरे यंगस्टर्स जो अभी नए नए इन सब चीज़ों में आए हैं, तो 2017 से पहले कभी शायद इंटरेस्ट भी नहीं मिलते थे, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले हमारे पास टैक्सेस होते थे, वैट आता था और कई तरह के और टैक्सेस, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आता था, सब मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन ऐसे अब गवर्नमेंट के पास कहता है 16 टैक्सेस के इक्वल 1 टैक्स हमने कर दिया है। तो 1 टैक्स इज़ अ जीएसटी, और जीएसटी गवर्नमेंट ने ना इसमें 3 हिस्से किए, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, और एक चौथा है जो कि यूटीजीएसटी है बेसिकली। तो वो 4 के लिए है, उसको ज़्यादा ना ध्यान में देते हुए हम जो सीजीएसटी का सिर्फ पोर्शन पे बात करते हैं। जो सीजीएसटी है वो सरकार के पास रहता है, जो एसजीएसटी है वो सिर्फ स्टेट्स को चला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको जो अर्लियर टैक्सेस थे जो आपके स्टेट के अपने थे, उससे जो कमाई आपको हो रही थी, अगर कहीं ना कहीं आज जीएसटी आने से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है और वो नुकसान 10% तक का नुकसान है,
तो मैं अपने CGST से आपको वो पैसे दे दूंगा। तो एक्चुअल में इस सिचुएशन में क्या है कि ऑलमोस्ट हम स्टेट टैक्स अपने पैसों में से स्टेट को भी टैक्सेस दे देते हैं ऑलमोस्ट 22% के आसपास। और दूसरा पॉइंट आ जाता है जो हम की इंटरेस्ट पे करते हैं। देखो, जैसे जो हमारी पब्लिक है, चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो अपना घर बनाने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जब वो पैसे बोरो कर रही है, सेम इसी तरह से गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है। हम उसको लेटर ऑन बताएंगे लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों के लिए पैसे बोरो कर रही है। उसके लिए दे हैव टू पे टैक्सेस, दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। तो ऑलमोस्ट 20% जो है गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा डाल देती है। तो मेजर पोर्शन तो ये है। अदरवाइज हमने पेंशन्स देनी है, सैलरीज देनी है, हमने जो भी सेंट्रल की बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं जिस पे गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करती है, बहुत सारी तरीके से है। जैसे ये उज्ज्वला योजना है हमारी, और नारी शक्ति के लिए काफ़ी सारी इवन कुछ लोन्स भी इस तरीके से चल रहे हैं जो कि सब्सिडाइज्ड सिचुएशन में, और जो नारी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है जिसमें ऑलमोस्ट हम 16% वहाँ पे भी पैसा लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से हमारे मेजर पार्ट्स और डिफेंस के ऊपर सब, तो ऑलमोस्ट जितने पैसे हम कमाते हैं वो इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं। अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो हमारी इनकम होगी, इनकम के अलग अलग सोर्सेज हो गए, जैसे सरकार टैक्स से लेती है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ऐसे ही अलग अलग कुछ भी टैक्सेस हो गए। तो इनकम वहां से आ गई। एक्सपेंडिचर हमारा हो गया कि लोगों को पेंशन देनी है, डिफेंस पे लगाना है, जैसे आपने बताया कि CGST मतलब सरकार को खुद से भी देना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस ये हो गए, ठीक है मैम। बेसिक रूल क्या रहता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तभी हम प्रॉफिट में रहते हैं। बट बजट तो हमारा डेफिसिट आता है कि मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, इनकम हमारी इतनी है नहीं। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? हाँ, देखो ऐसा है कि अभी बल्कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा भी बोला। हाँ, और समहाउ ये कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। कहते हैं कि जो इस टाइम का फिस्कल डेफिसिट है, मैं फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं कि सरकार को भी बाहर से बोरो करना पड़ रहा है। तो वो जो बोरो करना पड़ रहा है वो अर्लियर और आज में जो क्या डिफरेंस है, जब पहले हम बोरो करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डे टू डे या इन्हीं सब खर्चों पे, जिसपे हमने बताया कि हम पैसा खर्च करते हैं, यही खर्च हो जाता था, जिसमें अल्टीमेटली आपका कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन रहता नहीं है। इस टाइम गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% है, जिसमें से जो कैपेक्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें ऑलमोस्ट हम 4.3% हम लगा रहे हैं। तो व्हाट इट मीन्स, इसका रिजल्ट ये निकला कि हम नेशन बिल्डिंग पे, कैपिटल बिल्डिंग पे, हम जितना पैसा हमारा फिस्कल डेफिसिट में आ रहा है वो सारा हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये एक जो हमारा विकसित भारत का पथ है उस पे जा रहा है, उसके ऊपर हम एक अग्रसर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि ये उस तरीके का फिस्कल डेफिसिट नहीं है जो अर्लियर आता था। अनडाउटेडली हम सरप्लस में नहीं है, लेकिन हम अगर डेफिसिट पे भी हैं तो हम रॉन्ग पाथ पे नहीं है। हम एक जेन्युइनली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो सकता है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ है, या जो एक तीसरा मेजर इशू है जिसको हम कहते हैं कि शिप मैरीटाइम मिशन एक बनाया गया जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि जब जैसे हम वो कहता है कि ऑयल अगर आपने इंपोर्ट करना है तो कंटेनर्स जो हमारा वो एक बिग इशू है। तो कंटेनर्स बनाने के लिए, और क्योंकि इंडिया के अंदर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पहले से कम है ही, क्योंकि हमारे पास चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो वो तो हमारे पास है, क्योंकि उसका मेजर रीज़न है पॉपुलेशन। तो हम उसको यूज़ करके हम इस चीज़ के ऊपर आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि हम फिस्कल डेफिसिट उतना खराब नहीं है जो कि हमारा अर्लियर रहता था। लेमन लैंग्वेज में मैम बोले कि अगर किसी को लोन लेना है जी, तो एजुकेशन लोन बढ़िया, होम लोन बढ़िया कि आपकी चीज बन रही है। अगर आप लोन लेके पैसा उड़ा रहे हो तो वो चीज खराब है, वो चीज खराब। तो अगर हम लोन लेके अब एनहांसमेंट कर रहे हैं, स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा अच्छी है। तो उसमें फिस्कल डेफिसिट होना अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, हालांकि हम इस पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ हमें कुछ ना कुछ अपनी लिक्विडिटी को चलाने के लिए और चीज़ों को चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम उस तरीके से इस पे और ज़्यादा काम जो है वो कर रहे हैं। अब मैम हमारे पास अब बजट की बात करते हैं। अब बजट के अंदर ना 3 चीजें सबसे मेन होती है जी। सबसे पहले तो देश के लोग जी, उसके बाद देश की इकोनॉमी जी, और इनोवेशन जी, कि मतलब कुछ ना कुछ एनहांसमेंट देश में होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप इन तीनों कैटेगरी को बजट कैसे देखते हो?
अगर मैं इसको बड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे शायद एक चीज़ लगती है कि गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिशन जो करना चाहा वो बीइंग ह्यूमंस के अंदर वैल्यू एडिशन करना चाहा, कि चाहे वो एआई को लेके उसको भी, चाहे वो इनोवेशन का पार्ट है, कहीं ना कहीं वो आप लोगों का बीइंग ह्यूमंस इंडिविजुअल्स का स्किल्स को भी बढ़ाती है। तो जो अगर मैं इसको वन लाइन पे कहूँ तो मुझे लगता है कि पीपल को प्रायोरिटाइज किया गया और सबसे हाईएस्ट पे उसको रख के उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उन्हीं के ऊपर हम सारी चीज़ें, चाहे उनकी हेल्थ, चाहे उनका एजुकेशन और उनका नॉलेज, उन सब चीज़ों को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया। ठीक तो है, पीपल मैं- को सबसे पहले आपने रखा। जैसे अभी पीपल की बात करी, अब जी। पीपल में सबसे बड़ी कैटेगरी है मिडिल क्लास। हाँ, डेफिनेटली। तो आप मतलब गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को इस बार कैसे देखा है, मतलब बजट के अंदर कैसे मिडिल क्लास के लिए एनहांसमेंट किया है? देखो, सबसे पहले तो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए सबसे पहली बात ना टैक्स स्लैब्स रहती हैं। उनको अगर जब भी हम जैसे भी बजट आता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में स्ट्रक करती है वो यही करता है, क्या टैक्स स्लैब बढ़ेंगी? हम यूजुअली इसके अलावा और कोई कंसर्न नहीं होता। अगर वो 200-250 पेज की जो भी कुछ चल रहा है कि वो डिफेंस को बजट डिफेंस ज्यादा को क्या मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल शिपमेंट बिल्कुल। में क्या हुआ है, हाँ। लोगों को मेन ये रहता है कि टैक्स में क्या हुआ है। टैक्स में क्या हुआ, लोगों को सिर्फ यही चीज़ें क्योंकि सबसे मैम मेन बात तो ये है ना, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जी। सरकार पहले ही उस पर टैक्स लेती है, बिल्कुल। उसके बाद हमारी जो इनकम है उस उसके पे ऊपर भी भी टैक्स टैक्स लेती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब एक मिडिल क्लास तो यही चाहेगा, उसकी मतलब लिमिटेड इनकम होती है, तो बिल्कुल। वही चाहेगा उसका पैसा कहाँ से बचे। पैसा कहाँ से बच तो रहा मैम आपने टैक्स की बात करी, जी। तो अब मेरे को ना बिल्कुल एकदम से कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है टैक्स के अंदर। जी। आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताना। देखो जी, जी। पहले क्या होता था, एक होती थी ओल्ड टैक्स रिजीम, एक होती है न्यू टैक्स रिजीम। जी, जी। तो एक तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, जी। अब उसके बाद सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी कुछ चेंजेस करते हैं जी, इस बजट के अंदर, जी। तो वो भी क्लियर कर दो एक जी बार। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, इस बार अगर आप बड़े ध्यान से बजट को देखें तो उसमें इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम इनकम टैक्स एक्ट जो है वो नए वीक में लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक में लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉबेबली उसमें ओल्ड रिजीम रहे ही ना, या अगर रहे तो कैसे रहे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। तो हम सिंपल एक बात कर सकते हैं कि जो ऑनगोइंग, जिसकी अभी हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उस ईयर में न्यू रिजीम क्या था और आने वाले साल में न्यू रिजीम क्या है, सिर्फ हम उसी की बेनिफिट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं कि 2025 फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या न्यू रिजीम के अंदर क्या आया। वन लाइन आंसर जो लोगों को सबसे पहले बड़ा खुश कर देता है वो ये बात है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात हो, अगर आप सैलरीड हो तो 12,75,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सब लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का बड़ा अच्छे से पता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे एक स्लैब भी है। ठीक है, तो स्लैब इसलिए है, इफ़ यू क्रॉस दिस 12 lakhs तो स्लैब तो वहीं की वहीं खड़ी है। ओके। तो मैं थोड़ा सा स्लैब के बारे में बताऊंगी कि अगर आपकी इनकम 0 to 4 lakhs है तो कोई टैक्स नहीं लगता, इसको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। 4 लाख से अबव अप टू 8 lakhs 5% है, 8 से 12 में 10% है। इस तरीके से जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन है वो रिड्यूस किया गया। ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बताऊं कि जो अर्लियर जो इस टाइम प्रेजेंटली जिस पे हम काम करेंगे, जिस पे हम टैक्स पे करेंगे, वो जो न्यू रिजीम है और आज की न्यू रिजीम है उसमें भी इतना डिफरेंस है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, 16 लाख की इनकम का एग्जांपल लें जिसमें सैलरी, या आप सैलरी तो ना लगाएं, इसको सिंपल अदर सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से लगाएं, तो उस सिचुएशन में क्या है, हम अगर 16 लाख की इनकम पे भी लगाएं, ऑलमोस्ट हम 50,000 रुपये टैक्स बचा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाती हुई मैं सिंपल अगर कहूँ कि अगर 16 लाख रुपए की इनकम है तो मैं आज की डेट में जो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर 1,70,000 रुपये टैक्स पे कर रही हूँ, तो उससे पिछले जो हम अगला जो अब आएगा उस पर मैं 1,20,000 पे करूँगी, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो है मेरा वो रिड्यूस हो गया है। और अगर मैं बताऊँ आज की डेट में अबव 24 लाख पे 30% टैक्स है,
अबव 24 पे, और इससे पहले में अबव 15 लाख से ही ये स्टार्ट हो जाता। तो आप से देख सकते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना रिड्यूस हो गया। मैम एक बार फिर से इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब जी। एक बार थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जी। जैसे न्यू टैक्स रिजीम है, जी। एक पहले से चल रही थी, ओल्ड की तो बात ही छोड़ दो कि सरकार ने तो बिल्कुल। खुद बात नहीं करी तो हम भी बात नहीं करते उसके बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है वो पहले वाली भी चल रही है और अब सरकार ने नई इंट्रोड्यूस कर दिया जी। है। अब नई जो इंट्रोड्यूस करी है उसके अंदर तो लोग सारे खुश हो गए कि 12 लाख का एक वर्ड सुन लिया कि भाई 12 लाख तक हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो सैलरीड क्लास हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब सैलरीड क्लास की कैटेगरी के अंदर क्या है, 12,75,000 तक कर दिया, क्योंकि 75,000 हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बिल्कुल। अब मैम मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि लाइक कोई बंदा सैलरी मतलब जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 13 लाख है, जी। तब उस कैटेगरी में क्या होगा? ये थोड़ा सा दिक्कत रह गया, क्योंकि जब 12,75,000 है तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही हमारी इनकम 13 लाख हुई तो हमारे पास जो स्लैब्स हमारे पास हैं वो स्लैब आपको ऑलरेडी आपके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी। 12 लाख तक कुछ भी नहीं लगेगा। जी। अगर 12,75,000 तक, क्योंकि सैलरी की बात कर रहे हैं तो 12,75,000 तक कुछ भी नहीं लगेगा। उससे ऊपर अगर 1 रुपया भी होता है जी। तो वो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगा। जी, जी, तो जी। उसको उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। पे करने पड़ेंगे। बट मैम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है मार्जिनल रिलीफ का। हाँ, मार्जिनल रिलीफ देखो ऐसा है कि इससे पहले तक ये सब चीज़ें नहीं थी। मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको आपकी इनकम जितने का टैक्स है अगर उतनी तक ना बढ़ी तो आपको वो मार्जिनल रिलीफ दे दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसलिए नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मार्जिनल रिलीफ में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए, जैसे गवर्नमेंट ने बीच में उसको छोड़ भी दिया, मार्जिनल रिलीफ को दिया भी नहीं, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है बेटर है कि हम ये चाहें कि आपको अभी तक सिर्फ टैक्सेशन की बात करें, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ की अभी तक भी सरकार खुल के सामने नहीं आई कि इस बार इस बजट में वो क्या देंगे। तो इसको अभी ज़्यादा ना जाते हुए तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर है कि हम उतना ना जाएं। अगर इसकी हम आउटपुट निकालें तो आउटपुट यही रहेगी कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है, उसके बाद अगर किसी भी कैटेगरी में आ गया तो उसको टैक्स स्लैब के अंदर लगेगा। आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जो ये टैक्सेशन पास हुआ है, जो भी ये टैक्स स्लैब्स आई हैं, अब ये फाइनल है या इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं? देखो नॉर्मली तो कोई चेंजेस आते नहीं है, बट लेकिन यहाँ ये श्योर है कि जैसे अभी हमने बताया ये प्रपोज्ड रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही फाइनल हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बता रहे हैं कि टैक्स जो अभी इनकम टैक्स एक्ट आएगा वो नया आएगा, लेकिन स्लैब्स जो आज आ गई ये यही रहेंगी, ये प्रपोज्ड हैं। ऑलमोस्ट ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होके उसके बाद इस पे असेंट मिल जाएगी, देन दे विल बी फाइनल। ठीक है, मतलब टिल डेट these all are proposed। ओके जी मैम, हमने बजट के अंदर सबसे पहले बात करी थी इनकम की। जी अब गवर्नमेंट का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही है। जी अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स में थोड़ी सी मतलब रिलीफ दे दी। जी बिल्कुल। अब गवर्नमेंट की इनकम तो और कम हो गई तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी, अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल बताऊं तो वहां पर लिखा हुआ था कि 1 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आएगा। जी जी। तो वो गवर्नमेंट कैसे कवर करेगी? देखो अगर हम इसको थोड़ा सा जो हमारा लास्ट अर्लियर जो एक्सपीरियंसेस हैं, गवर्नमेंट के भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो ये बताता है कि पिछले साल में भी ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ जो लोगों ने सिर्फ टैक्स पे किया, बाकियों ने जो टैक्स रिटर्न है वो नील की भरी। जब हम 5 लाख तक थे तब भी, जब 7 लाख थे तब भी टैक्स तब भरते जब उनका टीडीएस कुछ आना होता है हाँ कि ठीक है ना। तो लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है ना वो इस चीज़ पे सोच रही है, डेक्लेरेशन बाय द पीपल। एक्चुअली हम एक बात करें, डेक्लेरेशन चाहती है वो गवर्नमेंट। उनको ये दिखता है, एक रिपोर्ट भी आई थी कि लोगों ने रिटर्न जो भरी वो 5 लाख रुपए तक लोगों ने रिटर्न भरी, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने फॉरेन ट्रैवल किया। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरी साल में इनकम 5 लाख रुपए है और मैंने फॉरेन में, चाहे वो बैंकॉक हो या कहीं पे भी, फॉर लेजर ट्रिप, इट्स ऑल जनरल लेजर ट्रिप की बात कर रही हूँ कि हमने वो कैसे ट्रैवल किया। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट वांट टू पे टैक्सेस, लाइक क्योंकि अदर कंट्रीज़ की तरह हम इफेक्टिव रेट को कम करना चाह रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो एक तरह से ये कह दो कि हमें एक बेनिफिट दे दिया कि आप 12 लाख तक डिक्लेरेशन करो और आप टैक्स कम पे करो, क्योंकि हम 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं। इसको दूसरे एंगल से देखा जाए कि जो पैसे मैंने टैक्स पे नहीं दिए वो मैं कहीं तो पे करूँगी, चाहे वो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे करूँ, चाहे वो मैं मार्केट से, इवन
अगर आपने कुछ और नहीं किया, मैंने इंश्योरेंस नहीं खरीदा, मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट वो पैसों का क्या किया, जस्ट अपने मर्चेंडाइज खरीद लिया, मैंने सिर्फ कपड़े ही खरीद लिए, एक एग्जाम्पल, इवन देन आई हैव पेड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने वो पे किए, वो मेरी इकोनॉमी में तो अल्टीमेटली काउंट हुए ना, जिसको मैंने दिए उसके लिए भी काउंट हुए, और जो जीएसटी का पार्ट जो मैंने सरकार को दिया वो भी काउंट हुआ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कवर तो करेगी, ऑलमोस्ट जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इनकम टैक्स से भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट कवर तो कर रही मैं है। आपको बताऊं कि टैक्सेस, जैसे मैं मान लो कि मैंने टैक्सेस बचा लिए कि मतलब पहले 5 लाख तक था, अब 12 लाख तक सरकार ने फ्री कर दिया, तो सरकार की इनकम पे तो अगर हम देखें डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। हाँ। लेकिन मैं बताऊं कि अगर मैंने पैसे बचा के यही माइक खरीद लिया, हाँ। अब इस माइक की मैन्युफैक्चर मानो इंडिया में हुई, तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिला, फिर उसके ऊपर जीएसटी भरा, तो इनडायरेक्टली सरकार के पास ही पैसा आ सरकार के रहा है। पास ही गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को ये चीज, लेकिन इससे क्या है, गवर्नमेंट के जो फाइलर, गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और कितने लोग टैक्सेस भर रहे हैं, इन सब पे कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन जीडीपी, या हम कहें कि जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में हम लेके जाना चाह रहे हैं, या आज की प्रेजेंट डेट में भी हम हैं, तो हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को नेट पे लेके आ रहे हैं, टैक्सेस के नेट पे लेके आ रहे हैं। टैक्स भरो ना भरो, लेकिन एटलीस्ट इनकम टैक्स रिटर्न तो भरें। तो हम इनकम टैक्स फाइलर की जो है हम उस नेट में लेके आना चाह रहे हैं, तो सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट ओनली। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम तो कर रही है। पीछे न्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट जो लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट भी देती है, बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टैक्स पेयर सर्टिफिकेशन जब आई तो रिकॉग्निशन आया, मुझे मतलब खुद को बड़ा प्राउड मोमेंट हुआ। सब मतलब एक तरह से गवर्नमेंट काफ़ी तरह की ऐसी वाली चीज़ें लगाती है। इवन जब इंडिपेंडेंस डे पे वो सेल्फी वाला आया, बहुत सारे लोगों ने वो भी किया, इमीडिएटली वो सर्टिफिकेट आपके पास बन के आ गया। गवर्नमेंट इज़ यूजिंग AI थ्रू दिस ऑल्सो, लेकिन वो बड़ा अच्छा मतलब सबको लोगों ने वो पोस्ट भी किया। तो ये कनेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, अपने साथ लोगों को कनेक्ट कर रही है कि हाँ इस तरीके से। और लिटिगेशंस में भी थोड़ा सा मैं इससे हटके एक बात कहूँ, बजट से हल्का सा हटके एक बात कहूँ कि गवर्नमेंट लिटिगेशन को भी रिड्यूस कर रही है। तो जैसे लोग पहले कहते करप्शन का बढ़ रही है, इनकम टैक्स में जाते हैं, ये सब चीज़ें, इनको रोकने के लिए, इसको करने के लिए फेसलेस असेसमेंट सरकार लेके आई है, जिसके अंदर हमें पता ही नहीं होता और उनको नहीं पता होता कि एसएससी कौन है। तो जस्ट वी कैन डू थ्रू ईमेल्स और मैसेज हमारे पास आ जाता है, हम उसका जवाब जो है वो ईमेल के थ्रू दे देते हैं। इसमें एक चीज़ है, गवर्नमेंट इसमें प्रोफेशनल्स को भी बेनिफिट दे रही है, क्योंकि उसका कारण है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फेसलेस है, लेकिन इसमें मिडल में कौन आ गया, प्रोफेशनल्स आ गए, दोज who make reply for them or answering for them or representing assessee in front of income tax authorities, like ये भी है। देखो मैम, बजट तो बहुत बड़ा है, सारी चीजें एक वीडियो में डिस्कस करी भी नहीं जा सकती। जी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को कैटेगराइज करें तो अभी जैसे हमने न्यू टैक्स रेजिम पढ़ा, ठीक है, टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल गया कि ऐसे ऐसे है। अब इसके अंदर दो चीजें और आती है, STCG और LTCG। जी। इनमें क्या चेंजेस हुए और आप इसको कैसे देखते हो बजट के अंदर? देखो एक चीज़ है कि जो LTCG है आजकल, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ बढ़ा जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में, मार्केट में सब लोगों को पैसा लगाना अच्छा लगता है। डिफाइन भी कर दो कि LTCG और STCG होता क्या है? जी, बिल्कुल। तो LTCG क्या है? इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब अराइज होता है? अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आप नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा रखते हो, मैं 1 साल ना बोल के इसको 12 मंथ्स बोलूँगी, अगर हम 12 मंथ से ज़्यादा रखते हैं तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो उसके ऊपर जो भी गेन अराइज हो जाता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, उसका कारण है ये स्लैब रेट पे टैक्सेशन रहती है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत आती नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोगों के दिमाग में, अब कई बार हम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कह देते हैं
कि आप उतने ही शेयर्स बेचो जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन में कवर हो जाए, है ना। ताकि आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये कमाया और 100 रुपये कमा के अब ओवर एंड अबव योर एग्जम्पशन लिमिट आपने 12.5 रुपये दे दिए, तो अल्टीमेटली आपने जो है वो ऑलमोस्ट 87.5 रुपीज़ ही कमाए। तो मैं इसको बेटर वे में कहती हूँ, इफ़ यू डोंट नीड एनी लिक्विडिटी और एनीथिंग, तो जस्ट गो डू वन थिंग कि आप ऑलमोस्ट जो बुक कर रहे हो प्रॉफिट वो ऑलमोस्ट इतना करो जो कि एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो जाए। तो इसका मतलब एग्जम्पशन लिमिट जो है वो पहले अर्लियर इट वाज 1 लाख रुपीज़, नाउ इट इज़ 1.25 लैक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लाख का कैपिटल गेन आया तो 1.25 पे तो लगेगा नहीं, और रिमेनिंग जो 1.75 है उस पर 12.5% से जो है वो टैक्स रेट लग जाए। तो बेसिकली इनसे डरने की जरूरत नहीं है, एलटीसीजी और एसटीसीजी से लोगों का माइंड सेट हो जाता है। अगर प्रॉपर टैक्स प्लानिंग हो तो इनसे भी बचा जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली बचा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कई लोग क्या करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एक तरह से सट्टा खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ना जाके अगर आपने एक प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से आप, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है, एक एडवर्टीजमेंट भी ये कहता है कि देखो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि अगर मान लो आज हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता मान लो मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ तो कल या परसों में उसका रिजल्ट आ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो ये जो शेयर्स भी इसी तरीके से हैं, अगर कोई भी स्टॉक्स अगर आप खरीदते हैं, यू होल्ड दैट सिक्योरिटीज और होल्ड दैट शेयर्स स्टॉक्स, ताकि वो आपको लंबे रन में लंबा प्रॉफिट और अच्छा प्रॉफिट देके जाए। जी बिल्कुल मैम, जैसे गवर्नमेंट हर बार मिडिल क्लास की बात करती है जी। अब गवर्नमेंट का ना बेसिकली एक विजन है 2047 का कि हर घर इंश्योरेंस। जी। तो मेडिकल फैसिलिटी में इस बार बजट में गवर्नमेंट ने क्या पास किया है? मेडिकल फैसिलिटी में इस बार गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें पास की, जैसे वो क्रिटिकल इलनेस और टर्मिनल इलनेस को काफ़ी आगे लेके आए कि हाँ इस तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओपनली भी ये चीज़ बोलती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस जो है उसके ऊपर देखो अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 100% अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं तो उस सिचुएशन में क्या है, वो अगर प्रीमियम 100% इंडिया में लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, ओनली देन दे आर अलाउड। अर्लियर ऐसा नहीं था। फिर वो दूसरी बात ये कह रही हैं कि लोगों को इस बात के लिए बड़ा एक तरह से प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आप जो इंश्योरेंस है, जो पैसा मान लो हमने तो कंजम्पशन बोल दिया ना, तो कंजम्पशन जो आपके पास पैसा बचा, जो आपके पास इन हैंड पैसा बचा, उसको आप कहाँ यूटिलाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी दी जा रही है कि वो आप इंश्योरेंस पे लगाएं। और टर्म इंश्योरेंस देखो, अर्लियर जो टर्म इंश्योरेंस रहता था ना, वो लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं यार ये तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, हम चले गए तो फिर क्या। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा लोगों को कनेक्ट किया गया कि हम आज भी हैं, हम जीने के साथ भी हैं, जीने के बाद भी हैं, और कई सारी टैगलाइंस ऐसी आई, इंश्योरेंस सेक्टर आया ताकि वो हमें ये बताए कि इंश्योरेंस, उल्टा टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि आज हम पैसा कमा रहे हैं, हम एक 10% एक पोर्शन देते हैं 100% पाने के लिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें आई। मैं थोड़ा सा डीप में अगर जाऊं, इंश्योरेंस आजकल लिमिटेड पे में भी आ गया है कि जिसके अंदर, क्योंकि ये क्यों आ गया उसके भी कई रीज़न हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े अवेयर हैं, वो टर्म इंश्योरेंस लेने में बड़े अवेयर हैं। तो आज मेरी एज है, आज मुझे टर्म इंश्योरेंस भी मिल रहा है, और प्लस मेरे पास फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, बर्डन भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूं, 7 या 10 सालों में अपना इंश्योरेंस जो है टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देके तो मैं अपने आप को सिक्योर कर सकती हूँ 99 ईयर्स तक, 85 ईयर्स तक, जो भी आप टर्म चूज़ करें। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपका एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया, जब तक आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो उससे पहले ही हमने अपना एक, जो पहले तो लोग एफडी कराते थे, आजकल एफडी नहीं, आजकल टर्म इंश्योरेंस के रूप में कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। तो इस पे काफी गवर्नमेंट। मैं आपसे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। लाइक कि गवर्नमेंट ने अभी जैसे आपने बोला टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, सरकार बोलते हैं इंश्योरेंस जरूरी है, एक साइड सरकार ई श्रम कार्ड लोगों को बांट रही है, दूसरी साइड अगर हम कोई पॉलिसी लेने जाते हैं जी, तो वहां पर 14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल पॉलिसी के अंदर। जी जी। तो जो मिडिल क्लास है वो नहीं ले पाता। जी। तो एक साइड टैक्स ज्यादा लग रहा है, दूसरी साइड सरकार ई श्रम कार्ड बना रही है, तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं?
देखो, जो इंश्योरेंस बढ़ने का कारण ना, वो मेजर का कई तरीके के कारण है। उसके अंदर मेजर पोर्शन गवर्नमेंट बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि इंश्योरेंस कंपनी भी कहाँ से ही पे करेगी। जो क्लेम्स है, क्लेम परसेंटेज, सेटलमेंट परसेंटेज इज़ वेरी हाई, क्लेम ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए जो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सिक्योरिटी करने के लिए भी जो प्रीमियम है वो उसको बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो एक मेजर रीज़न है। इवन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और सब चीज़ें भी की हैं। वो जैसे मैंने अभी भी एक चीज़ बताई कि एटीएम वगैरह हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो गवर्नमेंट उसको कहती है, वो काफ़ी प्रोत्साहन करती है कि आप 5 बार एटीएम को स्वैप करें तो 220 रुपये में यू विल गेट इंश्योरेंस। और कई बार जो हम रेल टिकट हम करते हैं तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस होता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, क्योंकि हमने बताया कि काफ़ी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट चलाती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है और उसका लाभ हमारे तक जाता है। लेकिन हम थोड़े कम अवेयर होते हैं, हम एक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन वो इन एडिशन है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी छोटे छोटे जो इंश्योरेंसेज है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है मैम, इस क्वेश्चन में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। लाइक कि जैसे एक घर का बजट होता है जी तो घर में मान लो 4 लोग हैं, जी तो एक परिवार का जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, वो अपने घर के बजट को संतुलित करके चलता है। जी बिल्कुल। लाइक कि मतलब सबकी नीड्स पूरी हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही देश का बजट है। बिल्कुल। अब हर अलग अलग सेगमेंट है देश के अंदर, डिफेंस है, अलग अलग सेगमेंट्स है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ये संतुलित बजट है? हाँ, एक तरफ से तो लगता है कि संतुलित बजट है। देखो इसके अंदर क्या है, हालांकि हमें काफ़ी जगह ये चीज़ें लगी कि हाँ, और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इन चीज़ों पे आए कि हमें डिफेंस सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, या मेडिकल में ज़्यादा करना चाहिए था, एग्रीकल्चर में। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, हमें एक इकोनॉमिक्स में टर्म है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेज हम कितना ज़्यादा गुड कर सकते हैं या कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और अपनी तरफ से ये कोशिश की कि एक संतुलित बजट की तरफ जाए। क्योंकि हमारा जो बेसिक फोकस है, और उन्होंने बार बार बोला ये लाइन कि मैंने ये बजट आज और करंट को देख के नहीं बनाया, मैंने आने वाले 20 और 25 साल को देख के बनाया, क्योंकि मैं एक विकसित भारत की तरफ जाना चाहती हूँ और विकसित भारत का पहला चरण जो है वो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक है जो एक संतुलित बजट कहा जाए। ठीक है मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। लाइक कि अभी महाकुंभ का टाइम चल रहा है, तो त्रिवेणी संगम वर्ड बहुत यूज हो रहा है। जी तो बिल्कुल। बजट के अंदर भी इस वर्ड को यूज किया गया। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये त्रिवेणी संगम है क्या? अरे बहुत अच्छी बात कही, ये सच में मुझे बहुत अच्छा था। जो त्रिवेणी संगम, इसको 3 C's को जोड़ा गया है। फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकेंड इज कैपेक्स और थर्ड इज कमिटमेंट टू फिजिकल प्रूडेंस। तो जैसे हम तीनों ही ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर किए हैं। कंजम्पशन जैसे हमने बताया, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो लोगों के इन हैंड ज़्यादा पैसा बच रहा है, और वो कंजम्पशन के लिए हमने बोला कि आप मैक्सिमम आप इसको खर्च कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट सी है। सेकेंड सी इज़ कैपेक्स। तो कैपेक्स को इवन गवर्नमेंट ने अपने लिए भी यूज़ किया। उसने बोला कि मैं जो पैसे, मतलब हमने 2 तरीके का बजट बनाया, एक रेवेन्यू में पैसे जा रहे हैं और एक मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं। इवन आप अगर कंजम्पशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें कि मान लो मैंने 100 रुपये आज बच गए हैं ड्यू टू दिस टैक्स सिस्टम, तो मैं 100 में से 70 मैंने खर्च कर दिए और 30 मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर दिए। ये सेकंड सी है। और थर्ड सी इज़ कमिटमेंट टू फिजिकल प्रूडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर डूइंग इट रिस्पॉन्सिबली। वो कहते हैं कि मेरा जो बजट है वो 3R के ऊपर डिपेंड है, रिस्पॉन्सिव, रिफॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी। तो लेकिन वो चौथा R भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इकॉनमी रोरिंग इकॉनमी आ जाए। तो इसके लिए वो कहते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो मेरा फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4 है, बट 4.3% जो है मेरा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे, ये मेरा थर्ड सी है कि मैंने पैसा
कहीं डे टू डे उस पे जो मेरी एक तरह से एक्सपेंडिचर था उस पे ना लगा के मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ लगाया, जिससे नेशन वाइड मेरी कैपिटल ही इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मुझे इस फिजिकल डेफिसिट पे इंटरेस्ट देने का भी उतना नुकसान नहीं है। तो ओवरऑल ये सच में एक त्रिवेणी संगम है, और जिसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही संतुलित बजट है मेरे ओपिनियन में। ओके, तो ओवरऑल कितने रेटिंग देना चाहोगे? मतलब आपको 10 में से कुछ मार्क्स देने हो बजट के ऊपर आपके अकॉर्डिंग, तो वो कितने रहेंगे? मुझे तो ये बहुत अच्छा एक्चुअली में लगता है, तो मैं इसको 8.5 रेटिंग ज़रूर दूंगी। ओके जी। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बाकी मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, प्लीज़ मैम के लिए एक लाइक जरूर करना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।